नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी क्यूआर जो आप देख रहे हैं, उसको स्कैन करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें पत्रम पुष्पम, जिससे कि हम हिंदू इकोसिस्टम जो बन रहा है उसको और आगे बढ़ा सकें। इसके बारे में लिखा हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन के नीचे और कोई भी सहयोग जो है वो सर्वोत्तम है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं योद्धा देवदत्त मांझी जी, जो कि बंगाल में डटे रह के और ग्राउंड पर पूरा संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इनको भी आप फेसबुक पर और ट्विटर पर इनको आप फॉलो करें और यथासंभव इनकी सहायता भी करें। तो देवदत्त जी, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स धन्यवाद। पर आज। और सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि इतनी कठिन परिस्थितियों में आपने जो ज़मीन पर जो लड़ाई ले रखी है उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई उपमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई। प्रणाम संजय जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा जय श्री राम और अभिनंदन। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने रामनवमी का इतना विशाल आयोजन कैसे कर लिया? हमें तो ये लगता है कि भई व्यक्ति को वहाँ डर के रहना पड़ता है और उसके बाद भी आप लोगों की जो एक भावना है और जो स्पिरिट है, उसको तो हम प्रणाम ही करेंगे कि कैसे आप लोगों ने 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को जुटा लिया शोभा यात्राओं में, जबकि पूरा प्रशासन तंत्र आपके विरोध में खड़ा हुआ था। देखिए, राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा से सब हो रहा है। खाली साहस चाहिए, बाकी सब तो राम जी के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। साहस से जमीन में उतर जाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। प्रभु की इच्छा से जो होगा देखा जाएगा। लोग तो एकदम राम जी के नाम से रोड में उतर रहे हैं, और भय जो है आज के दिन में, भय भी लोगों का हृदय से हट रहा है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। हिंदू अगर रोड में नहीं उतरेगा, अपना भला बुरा नहीं समझेगा, तब तो खत्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, हिंदू समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इतने लोग भारी संख्या में, चाहे रामनवमी हो, अभी कल हनुमान जयंती है, कल भी हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, तो लोग उतर रहे हैं रोड के ऊपर। तो ये आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं? क्योंकि आप लोगों ने 2 दिन तक लगातार ऑर्गेनाइज किया। मैं तीन रामनवमी दिन के अगले 3 तीन दिन दिन तक, पाँच जबकि रामनवमी के 5 अगले अप्रैल दिन 6 मैंने आपसे अप्रैल संपर्क किया था, तब भी आप जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। आपने स्वयं कितनी निकाली, बाकियों ने कितनी निकाली? थोड़ा विस्तार से बताइए। इसके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप लोगों ने काम किया? देखिए, ऐसे तो जो छोटे छोटे क्लब्स है, बंगाल में क्लब कल्चर है, छोटे छोटे क्लब्स है, मोहल्ले में है, ये लोग सब अपने से निकाले। 4-5 क्लब एक साथ मिलके निकाले, कहीं पे विश्व हिंदू परिषद निकाले, कहीं पे लोकल यूनिट निकाले, कहीं पे सिंह वाहिनी जो हमारा संगठन है, हम लोग ने भी बहुत सारी जगह पर निकाला। और इस बार तो हद हो गया कि तृणमूल के कुछ लीडर जो राम जी को गाली देते थे, अयोध्या में राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, तब ये लोग मीडिया में कटाक्ष कर रहे थे, जोक कर रहे थे कि राम मंदिर को लेकर ये लोग भी राम जी का शोभा यात्रा निकाला, या तो शोभा यात्रा में उपस्थित हुआ। यहाँ तक कि टीएमसी के जो मुसलमान लीडर है, पक्के जिहादी, हालांकि तकिया कर रहा है, धोखा दे रहा है, पर वो लोग भी रामनवमी का रैली में, शोभा यात्रा में उपस्थित होने में बाध्य हो गया। वो लोग भी उतर आए इस बार, क्योंकि अच्छा। हिंदू वोट जो है ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, ये लोग को समझ में आ रहा है। ये तो कमाल है। लेकिन जो आपके जो भद्रलोक का जो स्थान है कोलकाता, यहाँ पे भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकली क्या? हाँ हाँ, कलकत्ता में बहुत अच्छा भव्य शोभा यात्रा निकला, और हावड़ा में निकला। जो जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में निकला, और गांव गांव में ऐसा भी हमारे संगठन के लोग शोभा यात्रा निकाले
निकाले हैं, जहां पर सोचिए 10 घर 20 घर हिंदू है, 15 जन 20 जन मिलके भी शोभा यात्रा निकाला। वैसे तो हम उसको डाला नहीं है कहीं पर ऐसा भी बहुत सारा गांव है, इंटीरियर है, जहाँ पर पतले रास्ते, एकदम नैरो लेन है, पूरा गांव है, चारों तरफ मुसलमान है, उसके भीतर से बीच से 15 लोग 20 लोग का शोभा यात्रा निकला, जय श्री राम करते हुए। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो नंबर आ रहा है 1.5 करोड़ या 1,60,00,000 का, ये सही है क्या? जी जी, एकदम सही नंबर है, सही नंबर है। 5-10% ऊपर नीचे होगा, पर नंबर तो मोरलेस सही है। तो आपको क्या क्या व्यवधान झेलने पड़े, ये बताएं पहले, और कैसे आपने उनसे व्यवधान को जो है वो पार किया? देखिए, हमारा सबसे बड़ा समस्या पुलिस वाले का है। हमारा कुछ लड़कों के ऊपर केस बन गया, अभी हमको वो लोग को तो बेल कराने, वो हर साल होता है। हमारा हावड़ा वाला जो शोभा यात्रा है, उसके ऊपर आज से कुछ साल पहले मुसलमानों ने अटैक किया था पत्थर से। फिर उसका कुछ दिन बाद वो लोग का वो होता है ना, जिसमें ताजिया निकलते हैं, क्या मुहर्रम था। फिर हमारा लड़का लड़का लोग ने उसके ऊपर कुछ कर दिया, तजिया वगैरह जल गया। उसके बाद से आज तक वहां पर हम लोग के ऊपर अटैक नहीं हुआ। पर पुलिस क्या करता है, पुलिस बाधा देता है, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। कुछ केस होता है, फिर वो कोर्ट में बाद में देख लेते हैं, क्या करें। राम जी इतना संघर्ष किए जीवन भर, तो हम लोग तो बहुत कम ही कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ये तो बात सही है आपकी। भगवान राम का तो पूरा जीवन ही संघर्ष की दास्तान है। तो अब ये बताएं कि पुलिस ने आपको रोका नहीं जब आपने बिना परमिशन के निकाला स्थान स्थान पर? देखिए, रोकने का तो प्रयास करता है, रोकता है, पर जब भीड़ रहता है और हाथ में झंडा, फूलों का गुलदस्ता, ये सब रहता है, तो हो जाता है, फिर बाद में देखा जाता है। जैसे मुझे याद है 2 साल पहले, 2 साल पहले या पिछले चुनाव से पहले जब हुआ था ना, तो बिल्कुल रामनवमी में तो पूरा एक तरह से हिंसक होके सरकार ने रोका था रामनवमी को। सरकार ने भी रोका था और बहुत जगह पर मुसलमानों ने भी अटैक किया था। पर उसके बाद से मतलब हम लोग का तो प्रिपरेशन थोड़ा बहुत रहता है, पर मैं हर जगह पर यही बोलता हूँ कि अगर रामनवमी का शोभा यात्रा पर कोई हमला करता है और राम भक्त उसको उत्तर नहीं दे पाता है, तो ये राम जी का अपमान है। तो आप लोग शोभा यात्रा रैली तभी निकालो जब ईंट का जवाब पत्थर से दे सको। अगर एक पत्थर वो लोग चलाता है तो 100 पत्थर मार के वो लोग को घर में घुसा दो। ऐसा मन में जोश रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, तभी आप राम जी के भक्त हो, तभी हनुमान हो। और अभी और पॉजिटिव होने लगेगा, और भी पॉजिटिव होगा। अभी जो माहौल बन रहा है बंगाल में, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। ये तो बात सही है आपकी। तो पहले ये देखा जाता था ना, विशेषकर जैसे पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी, ये देखा गया कि साथ ही वो गुंडों के डर के मारे लोगों ने वोट नहीं डाले। लेकिन इस बार तो लगता है कि किसी से कोई डर ही नहीं है और सब लोग खुले में निकल रहे हैं। खुले में देखिए, इलेक्शन का जब मसला आता है वो तो थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें इसमें एक साथ हजारों लोग निकलते हैं, तो इसका सेंटिमेंट अलग होता है। और इलेक्शन में क्या, एक व्यक्ति अपने घर से चल के जाते हैं, उसको रोक लेता है। पर उसमें भी अगर पार्टी सही तरीके से होमवर्क कर लिया, जेन्युइनली होमवर्क किया और उसके लिए सही प्रिकॉशंस मेजरमेंट ले लेता है, तो वो समस्या का भी समाधान बंगाल के हिंदू कर लेगा। तो इस बार मतलब प्रिपरेशन है कुछ कुछ? जी, प्रिपरेशन तो बन रहा है, हो रहा है। और अभी ये जो वक्फ वाली जो प्रोटेस्ट चल रही है, ये क्या है? देखिए, मुझे तो पहले से ऐसा लग ही रहा था कि वक़्फ़ बिल का विरोध ये लोग करेगा, और बंगाल में, पूरा भारत में सबसे ज़्यादा विरोध इसका बंगाल में होगा। बाकी बंगाल सब में जगह तो आप टोकन प्रोटेस्ट है, बस खाली एक प्रोटेस्ट कर लिया, मोर्चा निकाल लिया और कर दिया। और खाली ये जो आप देख रहे हैं, ये केवल पूरे भारत में बंगाल में है, कहीं नहीं है इस तरह का। जी,
अभी लास्ट 2 दिन से यानी कल और आज मुर्शिदाबाद के धुलिया में इतना बड़ा दंगा चल रहा है, वहाँ का पूरा इंटरनेट सरकार ने बंद करके रखा है, ममता ने बंद करके रखा है, इंटरनेट ऑफ कर दी, इसीलिए कोई वीडियोस फोटोज नहीं आ रहा है। और वो वहाँ का जो एग्जिट पॉइंट है ट्रेन और बस का जो सर्विस है इसको भी रोक दिया ताकि कोई वहाँ से बाहर आके वीडियो सर्कुलेट ना कर दे। वहाँ पर इतना हिंसा हो रहा है कि इसका तुलना नहीं है। कम से कम एक पुलिस की मौत हो चुकी है और 1 डजन से ज़्यादा पुलिस घायल है। लगभग 15 से 20 हिंदू घायल हो गए हैं। 50 से ज़्यादा हिंदुओं का घर लूट लिया गया है, दुकान लूट लिया गया है। बुरी तरीके से जो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं उनको पीटा गया है। तो स्थिति आज के दिन में अभी इस वक्त मुर्शिदाबाद में बहुत गंभीर है। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल जिला है बंगाल का, 3 मुस्लिम बहुल जिलों में से एक है मुर्शिदाबाद। तो वहाँ भी हिंसा बहुत हो रहा है। और कल पश्चिम बंगाल कलकत्ता जो देखा, पूरा कलकत्ता चौक कर दिया था जिहादियों ने, जहाँ पर भी वो लोग को लगा कि ये हिंदू को थोड़ा पीट देंगे, हैरेस करेंगे, इसके साथ बदतमीजी करेंगे, वो लोग किया। एक फॉर्चूनर गाड़ी में कोई जा रहा था, ऊपर में शिव जी का स्टिकर लगा हुआ था, वो गाड़ी को वो लोग तोड़ा। फिर एक बस से भगवा झंडा उतार लिया। तो उसका जवाब में आज हमारा लड़का लोग नदिया का फुलिया में हाईवे को ब्लॉक किया और एक जिहादी चाचा जा रहा था, उसका गाड़ी में भगवा झंडा हम लोग लगा दिया लड़का लोग। तो ऐसा चल रहा है अभी। पर जिहादियों का जो अभी तांडव है ये सीमा पार कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है संजय जी कि सेंट्रल को थोड़ा इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति गंभीर हो रहा है। ये लोग वक़्फ़ को लेकर इतना बढ़ चढ़ के आंदोलन में उतर रहे हैं। अभी लगातार आंदोलन चल रहा है, चलेगा और भी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस है। वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में तो वक्फ का बहुत ज़्यादा कोई प्रकोप भी नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो 3 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल जो 8.5 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे भारत में, उसमें से 3 लाख तो अकेले उत्तर प्रदेश में। वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। इनका कहना है, कल एक तो है कलकत्ता, मैं फोटो भेज दूंगा आपको, कलकत्ता एयरपोर्ट के भीतर एक मस्जिद है, रनवे के ऊपर तो एक मस्जिद है। ये लोग का कहना है एयरपोर्ट वक़्फ़ का है, ईडन गार्डन्स वक़्फ़ का प्रॉपर्टी है। जो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड है जो आर्मी कंट्रोल करता है, आर्मी के अंडर में वो रहता है, वो भी फोर्ट विलियम भी जो है वो भी वक़्फ़ का है। राइटर्स बिल्डिंग वक़्फ़ का है। अभी नौबंदो जहाँ से ममता सरकार चला रही है वो भी वक़्फ़ का है। विक्टोरिया मेमोरियल भी वक़्फ़ का है। पूरा कलकत्ता ही वक़्फ़ का है, ये लोग का कहना है। तो अभी क्या बोलेंगे ये लोग को बताइए। पूरा कलकत्ता वक़्फ़ का है और अब जो नया एक्ट आ गया है तो उसमें वो क्लेम भी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो क्लेम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसको सरकारी और सारे कागज़ देखने पड़ेंगे। उसमें गड़बड़ हो गई तो फिर जो भी अगर गड़बड़ करेगा तो जेल जाएगा, ये तो समस्या हो गई। पहले तो आसानी से खाली अपने कागज़ में लिख लिया और हो गया, इतना आसान था। अभी आज से 9 साल पहले हमारा मेरे घर के नज़दीक ही है, एक दुर्गा पूजा कमेटी का रूम था, क्लब रूम था, और उसका एडजेसेंट एक मस्जिद था। वो लोग अचानक क्या कि रूम का दीवार तोड़ के मस्जिद को बड़ा करने के लिए कब्जा कर रहा था। फिर लोग ऑब्जेक्शन किया, वहाँ बहुत लड़ाई हुआ, हम जाके बहुत वहाँ पर फाइट किए, फिर कोर्ट में केस मैटर गया। तब वो लोग बोले ये वक़्फ़ का संपत्ति है, यहाँ पूजा कमेटी वगैरह कुछ नहीं चलेगा। तब वहाँ जाकर इतना झमेला किए, कोर्ट विवश हुआ ऑर्डर देने की वहाँ पुलिस पोस्टिंग हो और स्टेटस को। अभी वक़्फ़ का ये वक़्फ़ जो नया कानून आया है, अभी आशा करते हैं वहाँ पर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दुर्गा पूजा कमेटी अपना रूम को फिर वापस दखल ले लेगा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है कलकत्ता में। नहीं, ये जो ईडन गार्डन और इसका वाला तो अब नया वक़्फ़ एक्ट आने के बाद में तो ख़त्म ही हो गया मामला सारा। तो इसलिए हो सकता है कि साहब उनको ईडन गार्डन्स भी मिल रहा था। मैदान पूरा का पूरा नहीं है उनका। हाँ, मैदान में तो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड, मैदान, फोर्ट विलियम सब ये क्लेम कर रहे हैं इनका है। कलकत्ता एयरपोर्ट इनका है।
पूरा कलकत्ता ही इनका है। वैसे तो कलकत्ता तो नहीं है क्योंकि सुल्तान की राजधानी तो मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद तो फिर भी कह सकते हैं, तो कलकत्ता तो अंग्रेजों ने बसाया था। कलकत्ता अंग्रेजों ने बसाया था, और कलकत्ता में जितने मतलब ये लोग अभी टारगेट पहले से बना रहा था, जितने बड़े बड़े नामी दामी जो बिल्डिंग है या प्रॉपर्टी है, सब कुछ इनका, राजभवन, सब कुछ ये क्लेम करते हैं। अभी हाईकोर्ट ऑर्डर पास, केस में ऑर्डर पास कर रहा था, बोला आप जज साहब जहां पर बैठे हुए हैं ये भी हमारा वॉकअप का ही है। अभी समझिए। अच्छा, फिर जज साहब ने क्या किया? ये तो बाहर आके बोलता है, वीडियोस बनाता है, बोलते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आपका जो है वो देखते हैं कि 2 दिन से इन्होंने पार्क सर्कस जाम किया हुआ है, और आपके साउथ कलकत्ता से जो लोग एयरपोर्ट जाते हैं वो सब पार्क सर्कस होके ही जाते हैं। तो रास्ता तो एयरपोर्ट जाने का कोई रास्ता नहीं, किधर से जाएगा? नहीं 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 नहीं, सब ब्लॉक कर दिया था। स्कूल जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, सबको हावड़ा ब्रिज भी ब्लॉक कर दिया। हावड़ा ब्रिज भी ब्लॉक कर दिया। तो आप ना तो एयरपोर्ट जा सकते हैं और ना आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा क्या करेगा। जब चाहे लोग रास्ता बंद कर देगा, जब चाहे जो मर्जी कर देगा। ये तो आपको भद्रलोक को सोचना पड़ेगा ना। भद्रलोक ही तो ममता दीदी के साथ में खड़ा रहता है ना। बाकी जी जो जी। आप लोग हैं जिनको ये लोग भद्रलोक छोटा लोग बोलता है, वो तो सारा यहाँ बीजेपी के साथ में खड़ा हुआ है। हाँ, बहुत लोग को, देखिए हर किसी को सोचना पड़ेगा, समस्या गंभीर है। एक बार तो प्रेसिडेंट जब प्रणब मुखर्जी जी थे, वो कलकत्ता आए थे, अभी एयरपोर्ट जाने वाले थे। ये लोग इतना यहाँ पर जाम लगा के सेंट्रल कोलकाता में एस्प्लैनेड के वहाँ पूरा इतना बड़ा रैली किया, इतना कलकत्ता को चोक कर दिया कि प्रेसिडेंट को अपना रूट बदलना पड़ा। और उसी रैली में 4 आईपीएस को मार के और पीट कर वो लोग का सर फोड़ दिया। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। ममता दीदी के राज में दंगाई तो अरेस्ट होता ही नहीं है। नहीं, मुसलमान तो अरेस्ट होता नहीं है। होने से भी पागल वगैरह दिखा के उसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, मेंटल केस। मेंटल केस। तो अब पिछली बार जब हमने लोकसभा के लिए चर्चा की थी आपस में बैठ के, अब आपका अनुमान था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही नहीं, 12 ही सीट आई। तो आपके अनुमान में क्या कमी रह गई कि उस समय आपका अनुमान ठीक नहीं था? देखिए, आप तो हमको ऑन एयर पूछ रहे थे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और स्टेट कमेटी मेंबर भी हूँ। देखिए, उस समय एक तो रिगिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, ये सब है। कैंडिडेट का भी एक रहता है कि थोड़ा पहले अगर कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर हो तो कैंडिडेट भी अपने इलाके में जाके काम कर पाए। एकदम लास्ट मोमेंट में डिक्लेयर होने से वो भी एक दिक्कत है। और सही कैंडिडेट का सिलेक्शन भी फर्क लाता है। तो ओवरऑल सब मिला जुला के इश्यूज तो थे, इसीलिए सीट्स थोड़ा कम आया है। हालांकि बहुत ही कम आया था, 18 से 12, मतलब बहुत कम आया था। हाँ, उधर का आपका आसनसोल का और वो दुर्गापुर का सीट जो है, जो हमेशा आ रहा था, वो भी चला गया। हाँ, आसनसोल, दुर्गापुर, हुगली, ये सब हाथ से निकल गया। तो उसके बाद से क्या लगता है आपको, अगले चुनाव में क्या आपको लगता है? देखिए, अभी जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, अभी क्योंकि अभी थोड़ा तो चुनाव लोग दूर हैं, तो हाँ, आप जितना खुल के बता सके उतना बताएं। देखिए ऐसा है कि अभी लास्ट लोकसभा चुनाव से अभी तक तो डाउन चल रहा था, 1-1.5 महीना पहले तक। अभी फिर से उसका टेम्पो ऊपर उठ रहा है। परंतु
हर ब्लॉक लेवल पर और मंडल लेवल तक भी अगर जो लोग जिम्मेदारी में है, ये लोग को थोड़ा सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए और सही लोगों को जिम्मेदारी दिया जाए, तो फिर रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा 26 में। जिला का, मंडल का अगर सब थोड़ा ध्यान से काम किया जाए, जो लोग जिम्मेदारी में हैं, जिसको जिम्मेदारी दिया जाएगा, अगर वो लोग सही हो, कर्मठ हो, बुद्धिमान हो, साहसी हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का भी बैलेंस रहे, तो आगे काम बहुत अच्छा बनेगा। तो जो मैं आपको पूछ रहा था कि पिछली बार जो है चुनाव में ये ट्राइबल वाला एरिया भी जो था वो भी खिसक गया था, आपका ये झारग्राम वाला जो क्षेत्र है, झारग्राम, बांकुड़ा दोनों चला गया हाथ से। दोनों चला गया था। इस बार लोकसभा में भी आ गया था, लोकसभा में तो दोनों मिल गया था ना। हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या स्थिति है वो ट्राइबल एरिया में? देखिए, ट्राइबल एरिया में अभी भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई सुधार हुआ नहीं है, जहाँ तक मेरा असेसमेंट है। वैसा ही चल रहा है। पर अगर पार्टी कुछ अच्छा कदम उठाता है तो वहाँ सुधर जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं भाजपा को वोट देना, ये बात तो है। क्योंकि मैं जिलों में घूमता हूँ, ट्राइबल एरियाज में जाता हूँ, तो लोग तो चाहते हैं, लोगों का हृदय में तो है। पर जो नेटवर्क है, पार्टी का जो संगठन है, ये अगर थोड़ा सही हो जाए, वहाँ पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन अगर पॉजिटिव हो, तो काम वहाँ पर भी अच्छा वोट मिलेगा, वहाँ वो सीट भी वापस आएगा। जी। अच्छा, ये जो एक बात चलती रहती है और विशेषकर से मेरे जैसे लोग जो हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि भाई देखिए, जब तक जनता को ये विश्वास नहीं होगा कि आप ममता दीदी का कुछ कर सकते हैं या आप कोई एक्शन ले सकते हैं, या आप चुनाव के बाद आपको जिन्होंने वोट दिया है उसको बचा सकते हैं, जब तक वो आप विश्वास नहीं जनता में जगाते हैं, तब तक जहाँ-जहाँ लोगों को भय होगा वो आपको वोट नहीं देंगे। आप क्या सोचते हैं? ये ऐसा मेरा भी मानना है कि लोग तो अपना कमिटमेंट, इतना वोट तो मिला बीजेपी को, बहुत वोट मिला, पर लोग ये भी एसेस करते हैं कि जब संकट का समय आएगा तब मुझे देखने वाले कौन रहेंगे, ममता को कड़क हाथ से लेने वाले कौन रहेंगे, ममता को इसके जितने बदमाशी है, दुर्नीति है, घोटाला है, अगर इसको सही तरीके से काउंटर किया जाए तो लोगों का विश्वास, भरोसा और बढ़ेगा। और आफ्टर द इलेक्शन या बिफोर द इलेक्शन भी कर्मियों के साथ अगर खड़े होते हैं हम लोग सही तरीके से, जो लोग लोहा लेता है, जो लोग इतना रिस्क लेते हैं जीवन का, वो लोग तो कोई करोड़ रुपया के लिए नहीं कर रहा है, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, वो तो केवल देश से उसको प्रेम है, पार्टी से लगाव है। वो चाहते हैं कि बंगाल और भारत दोनों जगह भाजपा रहे, तो वो जीवन का रिस्क लेकर काम करते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम में आता है, उनको अगर हम लोग सपोर्ट सही तरीके से कर पाए, तो उनको जो लोग देखते हैं, उनके आसपास के लोग, उन लोग का भी विश्वास और भरोसा हम लोग जीत पाएंगे। ये बात तो है, मैं आपका बात से पूरा सहमत हूँ। तो सरकार प्रेसिडेंट्स रूल लगाए, आप ये चाहते हैं क्या? देखिए, मैं तो चाहता हूँ प्रेसिडेंट्स रूल लगाए, पर इसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो आम हिंदू है, साधारण हिंदू, जनरल हिंदू, ये लोग अगर ज़्यादा प्रशासन, पार्टी या आर्मी, इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करना शुरू करेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारा सनातन समाज है, ये जिहादियों से लड़ पाए, इनके भीतर इतना शक्ति और मनोबल हो, तब ठीक है प्रेसिडेंट रूल लगे, ठीक है। नहीं तो ये वो पैम्पर चाइल्ड की तरह हो जाएगा, जिसको हर समय कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा होता है, फिर वो उसका अंदर से जो रोग को हटाने का या काउंटर करने का जो शक्ति है, वो फिर डेवलप नहीं होता है।
तो हिंदू समाज को अगर शक्तिशाली नहीं बनाते हैं हम लोग इस वक्त और साहसी नहीं बनाते, तो आने वाले 20 साल में तो फिर और हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कितना पुलिस, कितना आर्मी, कितना प्रेसिडेंट रूल लगाकर हिंदू समाज को जीवित रखेंगे। ये ठीक है, यहाँ पर सत्ता को चेंज करने के लिए आवश्यक है, पर इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है हिंदुओं को मजबूत और साहसी बनाना और लड़ाई के मैदान में ये लोग को उतारना। ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि मैं देखता हूँ और मैं बंगाल में ही तुलना करता हूँ, मैं नॉर्थ बंगाल की तुलना करता हूँ साउथ बंगाल से। तो नॉर्थ बंगाल में तो लोग पूरा लोहा लेता है और डट के खड़ा रहता है। जो आपका बालूरघाट जैसा एरिया है, वहाँ भी काफ़ी मुस्लिम है, वहाँ पे जम के लोहा लेता है और सब करता है, और मालदा तक में लेता है। लेकिन आपका साउथ बंगाल में आते ही पता नहीं क्या सब ढीला पड़ जाता है। ये क्या है? ये क्या चक्कर है? देखिए, साउथ बंगाल में हर जगह नहीं, कुछ जगह पर तो ढीला पड़ता है। साउथ बंगाल में ढीला पड़ने का और एक वजह मेरे को जो लगता है कि कलकत्ता साउथ बंगाल में ही आता है। हाँ। जितना मीडिया अटेंशन है, जितना पुलिस प्रशासन है, ये सब कलकत्ता सेंट्रिक है। तो यहाँ पर लोग थोड़ा पुलिस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, ज़्यादा। नॉर्थ बंगाल में क्या है, साउथ बंगाल में भी वैसा एरिया है जहाँ पर कहीं घटना होता है, 15 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है, 20 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो पहले से ही पता होता है कि मेरा नेबर जो है वो कोई अब्दुल है या खान है, और पुलिस 20 किलोमीटर दूर में है। तो अब्दुल खान जब मेरे घर के ऊपर नज़र डालेगा, पुलिस आते आते तो जान निकाल देगा ये। तो मेरे को व्यवस्था रखना पड़ेगा ये अब्दुल सुल्तान ये लोग को निपटने के लिए। तो वो अपना व्यवस्था खुद रखते हैं, और वहाँ पर फाइटर क्लास है, फाइटिंग करने का स्पिरिट भी है। हालांकि साउथ बंगाल में भी है, पर थोड़ा कम है। यहाँ तो आपके कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ पर वो मथुआ जैसी कम्युनिटी है, वो भी फाइटर है, और वो जम के भाजपा को खुल के वोट भी देता है। तो ये जो आपका सीएए में जो विलम्ब हुआ, क्या वो भी एक कारण था क्या इसमें? जी जी जी, मतवाल ज़्यादातर यहाँ पर आपका उत्तर 24 परगना में है, बनगांव एरिया में, और नदिया में भी है। तो हाँ, ये भी एक वजह था उसका विलम्ब होने का, ये भी। अभी जब ये लागू हो गया है उसके बाद से उन्होंने लाभ नहीं उठाया। मैंने सुना कि वो ममता दीदी ने कुछ ऐसा जादू फेर दिया और कुछ ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन किया कि लोग जो है उसको अप्लाई नहीं कर रहे। हाँ, ये तो ममता और ममता के कुछ लोगों का बदमाशी है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का। पर उसके साथ साथ ये भी है कि जो मतलब हम लोग के तरफ से, हम लोग जो मतलब पार्टी के तरफ से या सरकार के तरफ से भी इसका और ज़्यादा प्रचार होना चाहिए था। लोगों के पास डायरेक्ट लोगों के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश और ज़्यादा होना चाहिए था। ये बहुत ही कम हुआ है, इस बात का ध्यान देना चाहिए था। अभी भी समय है, अभी भी इसको ठीक किया जा सकता है। पर मेरा एक पॉलिसी ये है कि मानना ये है कि मैं अपने शत्रुओं को दोष कम देना चाहता हूँ। खुद हम लोग में जो त्रुटियां है उसको सुधारना ज़्यादा मैं ठीक समझता हूँ। ममता तो बदमाशी करेगी, जिहादी तो अपना चाल चलेगा। हमको तो ये समझ के आगे बढ़ना है कि हमारा शत्रु ऐसा पॉलिसी करेंगे, हमको रोकने का प्रयास करेंगे, बाधा सृष्टि करेंगे। तो उससे हमको एडवांस हमको प्लानिंग करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो अब पिछले 5 साल में कोई अंतर देखते हैं आप? हाँ, पिछले 5 साल में तो अंतर हो रहा है। लोग जाग रहे हैं, लोग एक्टिव हो रहे हैं, वोकल हो रहे हैं। कोई भी इशू हो तो लोग ज़्यादा रोड पे उतर रहे हैं, क्योंकि आम जनता ये समझ रहा है कि अगर हम अभी नहीं उतरे तो ऊपर जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। पहले तो एक तरफ का बंगाल से दूसरा तरफ बंगाल आके रिफ्यूजी बने हैं, अभी जाने का तो कोई जगह नहीं है, और रिफ्यूजी लोग का कोई सम्मान भी होता नहीं है। अगर जो आम लोग है वो कहाँ जाके कहाँ बैठेगा, कहाँ रहेगा? तो लड़ाई तो यहीं से लड़ना है।
लड़ाई के लिए लोग तैयार हो रहे हैं अब आपको लग रहा है? हाँ, लड़ाई के लिए लोग तैयार हो रहे हैं और बाकी हिंदू समाज को भी इनको और साहस देना पड़ेगा, देना चाहिए, ताकि बंगाल के जो आम हिंदू है वो लोग लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें और लड़ाई में अपने आप को शामिल करें। तो फिर से मैं उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूँ, तो आप भद्रलोक की क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि भद्रलोक तो पूरी तरह से ममता जी के साथ ही था अभी तक तो। भद्रलोक जो है वो लोग सेफ खेलता है, जिसका सरकार आता है उसी के साथ भिड़ जाता है। हालांकि अभी तक हम ये समझ नहीं पाए, अगर यहाँ भाजपा का सरकार आता है या जब आएगा तब भद्रलोक क्या करेगा, क्योंकि भद्रलोक में एक चंक बड़ा मेजर चंक जो है ये कम्युनिस्ट माइंड के हैं। तो ये लोग क्या करते हैं इसको देखना है। पर बंगाल का जो भाग्य तैयार होगा ये भद्रलोक से नहीं होगा, ये तो आम जनता जो है, जो रोड में रिक्शा चलाता है हिंदू, जो सामान ढोता है, कूली है, लेबर क्लास है, जो खेती करता है, जो आम स्कूलों में पढ़ाता है, क्लर्क है, एकदम आम जनता जो है, यही बंगाल का भाग्य अगर सही कर सकेगा तो यही लोग कर सकेगा। भद्रलोक से हम कुछ आशा नहीं करते। भद्रलोक कितना प्रतिशत होगा? भद्रलोक से, हाँ, भद्रलोक कितना प्रतिशत होगा? 1% भी नहीं है। तो इनका आधा इतना इन्फ्लुएंस किस चीज का है फिर इनका? देखिए, अमिताभ बच्चन तो एक है, कितने लोगों पर छाए हुए थे अपने प्राइम में। तो ज्योति बसु भी एक ही थे। मेरे को उनका आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा नज़र में थर्ड क्लास है, फिर भी अपने आप को इम्पोर्टेंट फिगर बना लिया था। यही भद्रलोक उनका नैरेटिव सेट किए थे, गरीब जनता भरोसा करना शुरू किया था। तो ये भद्रलोक का ये रोल यही रहता है कि जनता को गुमराह कर देते हैं, जो सो कॉल्ड भद्रलोक है बंगाल के। पर मुझे ऐसा भी, ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू इंटरनेट, आप जैसे कुछ लोगों के वजह से आम लोग डायरेक्टली अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं मेन स्ट्रीम के साथ, फैक्ट के साथ। ये लोग का और चलता नहीं है। आज लगभग हर एक का हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है। तो ये लोग आप जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। हम लोग कुछ करते हैं वो कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं अपने आप को कि ये सही कह रहा है, ये सही बोल रहे हैं। हमारे आसपास का जो भद्रलोक है ये तो गुमराह करते हैं, कुछ होता है कुछ और समझाता है। तो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का ये रेवोल्यूशन है, इंटरनेट का रेवोल्यूशन है कि भद्रलोक कमज़ोर पड़ रहे हैं आज के दिन। अब कल हनुमान जयंती है और इधर ये वक्फ का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो क्या आमना सामना होगा क्या? होगा तो अच्छा होगा। होगा तो अच्छा होगा। आप तैयार है मतलब उसके लिए? कितनी बड़ी तैयारी है हनुमान जयंती की? नहीं है, मतलब ज़्यादा जगह में नहीं है, कुछ जगह पर है। मैं 2 जगह अटेंड करूँगा कल। लेकिन जैसे आपके रामनवमी में तो आपके जितने भी बड़े नेता थे और सब जितने भी एमएलए थे, एमपी थे, सब उसमें इन्वॉल्व थे। सब तो उसमें हनुमान जयंती में उसी स्तर की तैयारी है या नहीं, उससे नहीं, कम नहीं, है? उससे उसका 5% भी नहीं। अच्छा। हालांकि बंगाल में हनुमान जी का भक्त बहुत है, बट ये धीरे धीरे ये भी पिकअप करेगा, मतलब इसका भी बढ़ जाएगा। हाँ, मुझे याद है एक समय जब ये रामनवमी मनाते थे तो दीदी कहा करती थी कि हम राम के नहीं, हम काली के भक्त हैं। लेकिन वो तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। वो ध्यान है आपको, कोई जय श्री राम कह देता था तो रास्ते में रोक लेती थी गाड़ी और हाँ, अरेस्ट कर अब लेती थी लोगों को। गाली दे रहे हैं ये लोग हमको। हाँ, तो अब तो देखिए, वो तो स्थिति नहीं है। अब तो दीदी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती आजकल तो। नहीं, देखिए, ये भद्रलोक का गलत नैरेटिव भद्रलोक सेट कर रहे थे कि राम बंगाल के नहीं है, कृष्ण जी बंगाल के नहीं है।
हम लोग तो अरे हालांकि वो सबसे लोग बड़ा कोई तो पूजा आपका करते वो गौड़ीय ब्राह्मण वाला जो है, वो गौड़ीय संप्रदाय तो यहीं से निकला हुआ है। हाँ, तो वही मैं बोलने वाला था ये। नवद्वीप तो नदिया में ही है ना। हाँ, नदिया में है। तो ये जो भद्रलोक, ये लोग एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया था कि राम यहाँ का नहीं है, ये तो यूपी बिहार वालों के लिए है। आप इसमें, हालांकि ये लोग काली जी का भी पूजा नहीं करते, ये भद्रलोक कोई पूजा वगैरह में नहीं रहते। कोई भी पूजा होगा, ज्यादातर ये लोग बोतल खोल के बैठ जाएंगे, ये इनका पूजा है, सेलिब्रेशन है। पर राम को ये लोग हमसे एलिनेट करने का प्रयास किया था, पर इसका ये प्रयास चला नहीं। जितना दबाने का कोशिश किया उससे मल्टीफोल्ड हम लोग बढ़ गए हैं रामनवमी, राम जी का पूजा और शोभा यात्रा। ये जो बंगाल में बंगाल है, बहुत सारे एरिया है, रामनगर है, अयोध्यापुर है, अयोध्या नगर है। फिर रामकृष्ण जी का नाम तो राम और कृष्ण से ही हुआ है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण हरे राम करते थे। वो तो नवद्वीप वाला है ना, वो वही तो है हाँ हाँ गौड़ीय हाँ संप्रदाय आपका पूरा। और तंत्र का भी बहुत बड़ा केंद्र है जी। बंगाल। हाँ, तारापीठ है। तारापीठ जो है आपका। तो अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, वैसे कई बार मैं समझने का प्रयास किया, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये जो आपका बंगाल था वो क्रांतिकारियों का केंद्र था, क्रांतिकारियों का केंद्र था। बड़े बड़े क्रांतिकारी यहाँ से यहाँ जन्म लिए, और चाहे वो श्री अरबिंदो रहे हों, उनके साथी रहे हों, रासबिहारी बोस रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, और कितने कितने क्रांतिकारी उस समय, बाघा जतीन, ये सब पूरा एक क्रांतिकारी जाता था तो 5 आते थे। वो क्रांतिकारियों की पौध कहाँ गई? अभी तो हम कोई क्रांतिकारी नहीं देखते। अभी तो सारे के सारे जो हैं वो लाल झंडा उठाए देखते हैं क्रांतिकारी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये कैसे हुआ, ये मुझे जो मेरा जो स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो की भूमि पर इस प्रकार का जो है एक पूरी तरह से, जिसको हम कहें कि पॉल कॉलोनाइजेशन डिक्लाइन। हो जाए। हाँ, एक तरह का मेंटल कॉलोनाइजेशन हो गया। जी जी। देखिए, ये तो मुझे ऐसा लगता है ये आज़ादी का, स्वतंत्रता का जो समय था, उसी समय से थोड़ा पासा घूमना घूमना शुरू किया। और इसमें कम्युनिस्ट लोगों का एक बड़ा हाथ है, इंटरनेशनल पावर का भी एक हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कम्युनिस्ट के माध्यम से ये लोग, हमारे जो क्रांतिकारी थे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये लोग टोजो का कुत्ता बोलते थे। स्वामी विवेकानंद को भी ये लोग गाली देते थे। और ये लोग ऐसा, और ये भी भद्रलोक का ही खेला है, सोकॉल्ड भद्रलोक का, कि देश के जो क्रांतिकारी है, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो बंगाल से गए हैं और दुनिया भर में नाम रोशन किया है, तो ये लोग को विलेन बनाना, ये लोग को एकदम बकवास बना देना, कैरेक्टर असैसिनेट करना ये लोग का, ये हम लोग का यहाँ का कम्युनिस्ट और सो कॉल्ड भद्रलोक नहीं किया है। तो जिसके वजह से हम लोग, जो हीरो वर्शिप होता है, इसका थोड़ा मतलब युवा भटक गए थे। पर अभी फिर से मतलब मैं तो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ये समझता हूँ, क्योंकि गांव के लोग, आम लोग कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि ताजमहल का इतिहास क्या है, ओरिजिनल क्या है, हमारे जो गुरु थे उनके ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ है, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार हो, ये आम हिंदू आजकल जानना शुरू किया है। हमारे टेक्स्ट बुक में तो ये है नहीं, पूरा है नहीं, फिर भी लोग जान रहे हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, इंटरनेट। तो इसका एक बड़ा रोल है। और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कोई परिवर्तन अभी शीघ्र होते हुए दिखता भी नहीं। जी, इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है क्या? नहीं, इसके लिए मेरा तरफ से तो कुछ नहीं, मैं तो जमीन में लड़ाई में ही अरे रहता हूँ। आपके बंगाली में भी कोई यूट्यूबर हैं क्या?
हाँ, बांग्ला यूट्यूबर तो है कुछ, नहीं मतलब फेसबुक राष्ट्रीय बात करने वाले। बांग्ला भाषा में तो कुछ लोग करते हैं, एक दो है करते हैं। तो बंगाल में नहीं रहते होंगे ना फिर वो? हाँ, बंगाल में ही रहते हैं। अच्छा, तो बड़ी हिम्मत करते हैं। मुझे तो उनको परेशान नहीं किया जाता? हाँ, उनमें से एक दिन अरेस्ट भी हुआ था अभी 2 साल पहले। मैं गया तो उनसे पुलिस लॉकअप में मिलने, फिर उसको बेल भी मिल गया। होता है, ये चलते रहता है। यहाँ पर जेल आना जाना ये ठीक है। ममता जब अच्छा, तक ये ठीक रहेगी, है। हाँ, ममता रहेगी। पहले सीपीएम भेजता था हम लोग को, अभी ममता ये सब करती है। आप कितनी बार जाया हो? मैं तो 3 बार गया। 3 बार गया। अच्छा, लास्ट कब गए? लास्ट गया था अभी 2 साल 2.5 साल पहले। वो एक पॉलिटिकल अरेस्ट था छोटा सा। हम्म, अरेस्ट तो पॉलिटिकली ही करता है ना। अच्छा, ये तपन दा की जो लेगेसी है वो आप लोग कैसे आगे ले जा रहे हो? देखिए, वो तो बहुत कोई उनके मतलब जो रास्ता उन्होंने दिखाया, तो उस रास्ते में बहुत कोई बहुत युवा इसमें इन्वॉल्व है, काम करते हैं, आगे बढ़ रहा है काम। जी, आइए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपको बहुत-बहुत साधुवाद। दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि हमारे देवदत्त जी जो हैं वो धरती के सिपाही हैं और पूरी तरह से लगे रहते हैं हिंदुओं की सुरक्षा में, हिंदुओं के मनोबल बढ़ाने में, और जो भी कार्यक्रम होते हैं, और विशेष तौर से लव जिहाद से आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे फाइट करते हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इनको आप फेसबुक पर फॉलो करें अवश्य, और ट्विटर पर यानी एक्स जिसको बोलते हैं आजकल उस पर भी फॉलो करें, और भरसक जो भी आप इनकी आर्थिक सहायता कर पाएँ वो अवश्य करें, क्योंकि इनका जितना भी अर्थ इनको मिलता है वो पूरा का पूरा जो है वो ग्राउंड पर कंज्यूम होता है। और ये जो है ये सदैव इनके पास जो है अर्थ की तंगी ही रहती है, क्योंकि इतना कार्य करते हैं ये ज़मीन पर। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देवदत्त जी, और दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।